हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर बताया मैंने, जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये इसका थर्ड पार्ट जैसे कि मैं बता रहा हूँ बहुत देर से, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले की 2 वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन और मैंने बेसिक फंडामेंटल्स के सारे टर्म्स आपको टर्मिनोलॉजी समझा दे दी। आपको ये सारा समझ आ रहा है, ठीक है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बेटा कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल ए और बी मेरे 2 रिएक्टेंट है, अब इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं मैं। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं और मुझे मिल रहा है कोई सी प्रोडक्ट, ठीक है, जिसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, जैसा कि केमिकल रिएक्शन में आप जानते हैं, ठीक है। सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो एग्जांपल है हमारे पास, जैसे आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है तो हमारे पास ये H2O लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, यानी हमारा वाटर, ठीक है। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्विक लाइम है, चूना है ना, इसको जब हम पानी से मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? स्लेग्ड लाइम बनता है, ठीक है। और हमारा जो थर्ड एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कॉयल, कार्बन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं तो हमें गैस मिलती है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है या 2 से अधिक भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, और वो सिंगल प्रोडक्ट को बनाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान दे दिया। अब बात कर लेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बेटा? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोज का मतलब आप समझते हो, खराब होना सुना ही होगा, डीकम्पोज होता है, ठीक है। जब कोई भी चीज डीकम्पोज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर देखो लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन क्या हो रहा है? 2 पार्ट में टूट रहा है। मैं ऐसा कह सकता हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए रिएक्टेंट है, ये B+C में टूट रहा है, 2 प्रोडक्ट बना रहा है अपने साथ, है ना। द रिएक्टेंट इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है, इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल ये मैंने दिखाया, लाइमस्टोन, क्विक लाइम और CO2 में टूट रहा है। अच्छा बेटा मैं एक बात बता दूं तुम्हें कि अगर मैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा ही रहा हूं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें क्या जरूरत है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट। मतलब आप उसको किसी न तरह की एनर्जी नहीं दोगे तो उसके बॉन्ड कैसे सिंपल सब्सटेंस में टूटेंगे? अब मेरे पास ए ही है, या मान लो कोई AB प्रोडक्ट है ऐसे करके, अब ये A+B में टूटना चाहते हैं, A में और ये B में टूटना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो, है ना, तो इसको बीच में से बॉन्ड इसका ब्रेक होना चाहिए। अब बॉन्ड ब्रेक होगा विदाउट एनर्जी, आप कैसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। सो इसको हम 3 तरह से हम एनर्जी देते हैं, और वो 3 तरह से इसको फिर हमने इसके टाइप बना दिए हैं, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल पहला जो हमारा टाइप है डीकम्पोजिशन का सब टाइप बोल सकते हो, ये है थर्मल डीकम्पोजिशन। जब आप व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब कोई डीकम्पोजिशन हीटिंग द्वारा होता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस है, ये आपका रिएक्टेंट है, मैंने यहाँ पर देखो हीट दी, जैसे ही मैंने हीट दी ये 2 सिंपल सब्सटेंस में टूट गया, ठीक है। ये रिएक्शन क्या हो गई मेरी? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब सेकेंडरी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है? जब व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है H2O का। आप पानी लो बेटा एक ऐसे बीकर में जो नॉन कंडक्टिंग हो, अगर कंडक्टिंग होगा तो आपको करंट लगेगा। आप नॉन कंडक्टिंग बीकर में एक वाटर लो, वाटर में कुछ आप इस तरह का ऐसा बीकर लो, यहाँ पे एक एनोड लगाओ, यहाँ पर एक कैथोड लगाओ, और यहाँ तक वाटर भर लो। इसमें हम अरेंजमेंट करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी कहते हैं। यहाँ पर हम पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल हम जोड़ेंगे, और यहाँ पर जो H2O है, यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये H2O का ब्रेक क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन में क्या होगा? जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये H2O का बॉन्ड टूट जाएगा, और ये किस में टूटेगा? सिंपल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूटने वाला है, ठीक है। तो हमने बात करी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के सब पार्ट में थर्मल, जब आप हीट दोगे तो थर्मल होगा, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो इस टाइप के डीकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलेंगे। एग्जांपल के लिए हमारे पास H2O का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अब बात कर लूँ मैं इसके तीसरे टाइप की, जो कि हमारा क्या है? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। क्या है?
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब बहुत आसान है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बेटा, ये आपका ना जो आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी खींचते हो ना उसमें भी काम आता है। AGCL ले लो, AGBR ले लो, है ना, ये आपके जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचती है आपकी वहां पर भी काम आता है ये। कैसे? अब मान लो AGCL का आप सब्सटेंस ले लो, ठीक है, उसको आप सनलाइट की एनर्जी प्रोवाइड कराओ। एनर्जी को हम 3 तरह से प्रोवाइड करा सकते हैं। हीट से हमने प्रोवाइड कराया तो थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड कराया तो मैंने क्या नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक। अब मैं बात करूंगा कि जैसे आप सनलाइट की एनर्जी दोगे, किसकी एनर्जी दोगे? सनलाइट की। जैसे यहाँ पर AGCL है, जैसे मैंने इसको सनलाइट दिया, ये Ag प्लस में Cl2 क्लोरीन गैस में टूट गया। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अच्छा बेटा, इसका फोटोलाइटिक मीन क्यों है? फोटो का मतलब होता है, फोटोन वर्ड आया हुआ है लाइट से, फोटो का मतलब होता है फोटोन। आपको पता है लाइट किससे बनी होती है? फोटोन पार्टिकल से बनी है, ठीक है। इस वर्ड को लेकर फोटोलाइटिक, वैसे ही फोटोसिंथेसिस भी बनाया जाता है, ठीक है। ये फोटो वर्ड आपको फोटोन्स को रिलेट कर रहा है, ठीक है। लाइट का जो पार्टिकल होता है वो फोटोन से बनता है। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है? जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में किसी चीज को रखते हो और वो डिकम्पोज हो जाए, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये है, आप AGBR भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें आप इसको HMU से रिप्रेजेंट करते हो सनलाइट को, कहीं कहीं पेपर में दिया हो तो घबराना नहीं है, सनलाइट लिख लो चाहे HMU लिख लो। ये टूटेगा किसमें? 2Ag में टूट जाएगा, प्लस में Br2 में टूट जाएगा, ठीक है। ये हैलोजन ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ठीक है। अच्छा, एक खास बात, अभी तक हम एनर्जी दे रहे थे हमारे किसमें? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। जैसे कि मैंने बोला कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में विदाउट एनर्जी गिवन, जब तक आप एनर्जी को दोगे ही नहीं तो ब्रेक डाउन कैसे होगा? टूटेगा ही कि नहीं सब्सटेंस? जब तक सब्सटेंस सिंपल में टूटेगा ही नहीं तो डिकम्पोज होगा ही नहीं। तो एनर्जी देना रिक्वायरमेंट है, मतलब रिक्वायर्ड है, जरूरी है। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में भी हमने 2 तरह से कैटेगराइज करा हुआ है रिएक्शंस को। एक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सो। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एंडो मतलब ENR है, एंट्री, ठीक है, आप इसको लिख लो एंट्री, और इसको लिख लो एक्सो को एग्जिट, ठीक है, जहां पर एग्जिट हो रही हो। फॉर एग्जांपल देखो, एंडोथर्मिक क्या? जिस रिएक्शन में एनर्जी को फॉर्म करने के लिए हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी देना पड़े, है ना, जिस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़े, जहां पर एनर्जी की एंट्री हो रही है, एंट्री समझ रहे हो? एंडोथर्मिक में एंट्री, EN से एंट्री बन रहा है, तो वहां पर हमारे रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होंगे। ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा, अभी तक हम डिकम्पोजिशन कर रहे थे, उसमें एनर्जी दे रहे थे। तो हाँ, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि आप उसमें एनर्जी देते हो। क्लियर है? अब बात करूं एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है। जब वो सब्सटेंस बनता है तो हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है हीट, या एनर्जी बोलो एग्जिट हो रही है। इसमें एंटर हो रही थी तो एंडो बोला, इसमें एग्जिट हो रही है तो एक्सो बोलो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। एग्जांपल के लिए देखो, रेस्पिरेशन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे कि ये आपका ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ, CO2 H2O साथ में एनर्जी, ठीक है। आप इसको 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस में अगर आपने पढ़ा है तो आप उसमें पढ़ चुके होंगे, क्लास 10th में ही है ना। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी बनाता है, ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। अच्छा, जो हमारा ये रिएक्शन था कॉम्बिनेशन, इनमें भी कई जगह पर, बहुत सारी जगह, जैसे फॉर एग्जांपल ये बर्निंग, यहाँ पे लिखा हुआ ना बर्निंग ऑफ कोल, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर ले तीसरा टाइप हमारा, जो कि क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये डिस्प्लेस कर जाता होगा। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने सॉल्ट सोल्यूशन से। नॉर्मली आप क्लास में जाते हो, आप देखते हो कि जो आपसे ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं, ठीक है, अगर उनको सीट नहीं मिल रही तो उनको मनचाही सीट चाहिए होती है तो वो आपको हटा देते हैं और आप डर के मारे हट जाते हो, आपको लगता है कि मैं इससे वीक हूँ। सेम कहानी यहाँ पर भी है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं, जिनके पास ज़्यादा रिएक्शन की पावर है, जो ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, मैं इन तीनों के अंदर कैटेगराइज करता हूँ। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? जैसे कि जिंक होता है, फिर आयरन होता है, देन कॉपर होता है। जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर आयरन होता है, और देन सबसे कम रिएक्टिव होता है कॉपर। तो आप ऐसा कह सकते हो, जिंक आयरन की जगह छीन सकता है, आयरन कॉपर की जगह सा, और जिंक कॉपर की भी जगह छीन सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक सॉल्ट सोल्यूशन है किसका? ये कॉपर सल्फेट का, ठीक है। इसमें आयरन ज़्यादा ताकतवर है, ये आया और इसने कॉपर की जगह
छीन ली, इसको धक्का मारा और यहाँ पर क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर बेचारे को बाहर निकाल दिया। यहाँ पर देखो क्या इसने इसकी जगह डिस्प्लेस कर ली, है ना, कर ली। तो यही रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर जिंक भी कॉपर की कर रहा है। अच्छा बेटा, यही अगर जिंक SO4 होता, ठीक है, और यहाँ पर आयरन होता तो क्या होता, ठीक है, ये आपका सवाल है कि अगर यहाँ पर आयरन होता और यहाँ जिंक SO4 है तो यहाँ पर क्या होता, क्या ये डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा। अगर जिसको भी समझ आया है, अगर नहीं करेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, अगर करेगा तो भी बताओगे, और क्यों करोगे ये भी बताओगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ आ गया है तो आप मेरे को बताओगे। नाउ अब मैं बात कर लूँ फोर्थ, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, अब फोर्थ बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है ना, 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, आयंस का म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है जिसके कारण 2 कंपाउंड में, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल से समझो, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। यहाँ मैंने सोडियम सल्फेट लिया है, यहाँ मैंने बैरियम क्लोराइड लिया है। बैरियम सोडियम की जगह ले लेगा, सोडियम बैरियम की, और क्या बना देगा, बैरियम सल्फेट बना देगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा। क्या दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली, हाँ ले लीजिए। आप देख सकते हो ये अब यहाँ इसकी जगह पे आ चुका है और ये इसकी जगह पे आ चुका है, बिल्कुल। ऐसी रिएक्शन क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आ रही है बात समझ में। अच्छा, एक खास बात इसको नोट करेंगे, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, ये कोई अलग से टाइप नहीं है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो सारी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट बना दे। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने 2 कंपाउंड लिए, 2-3 कंपाउंड लिए, आपस में जोड़ दिए, ठीक है, किसी केमिकल सब्सटेंस में। अब क्या होगा, उसमें से कुछ ना कुछ फॉर्म होगा और कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, आखिरी में आगे ऐसे बैठ जाएंगी। जैसे ये मान लो कंपाउंड है, मैंने 2-3 चीज़ें डाली, यही डाल लिया, सोडियम सल्फेट डाल दिया, बैरियम क्लोराइड डाल दिया। इन्होंने क्या बना दिया, यहाँ पर बैरियम सल्फेट बना दिया और सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ऐसे प्रेसिपिटेट बन जाएगा, किसका, हमारे बैरियम सल्फेट का। बैरियम सल्फेट नीचे बैठ जाएगा और पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ क्या बचेगा, सोडियम क्लोराइड। मिट्टी जैसे बैठ जाती है पानी के अंदर, थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाती है, वैसे हमारा बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बना देगा और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। और जो प्रेसिपिटेट बना दे उस रिएक्शन को भी हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वही मैंने लिखा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4, यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है बैरियम सल्फेट का, इस फॉर्म, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है। प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है, एक ही है। किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन हो सकती है जिसमें वो क्या कर जाए, सेटल डाउन हो जाए। तो अभी 4 ये पढ़े, 5वां हमारा क्या है, 5वां हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलो रिडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं। हाँ जी, सो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हमने 4 देख ली है। 5वां जो हमारा रिएक्शन है बेटा, उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या देखते हैं, ये जो RED वर्ड है ये बना हुआ है रिडक्शन से। किससे बना हुआ है, रिडक्शन से। और ये जो OX वर्ड है ये बना है ऑक्सीडेशन से। रिडक्शन जो रिएक्शन है ये 2 वर्ड से मिली है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब बात आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या। तो बेटा देखो, ऑक्सीडेशन क्या है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ टू सब्सटेंस या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाएंगी, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन है, ये हमारा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ कोल का। यहाँ पर कार्बन अकेला था बट प्रोडक्ट में इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 हो गया। यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर इसका ऐड हुआ है ऑक्सीजन का कार्बन में, ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल कॉपर है, कॉपर में भी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो कॉपर का भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। उसके विपरीत अगर मैं बात करूँ रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन देखो बेटा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। बिल्कुल इसका उल्टा, ऑक्सीडेशन का उल्टा। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन।
और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, ये कॉपर ऑक्साइड में जब मैं हाइड्रोजन मिलाता हूँ तो इसके पास ऑक्सीजन है पहले से, और जब मैं प्रोडक्ट की तरफ जाता हूँ तो कॉपर के पास ऑक्सीजन हट गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल। तो ये क्या हो गया है, रिडक्शन। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन भी मिल गया है, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का हो चुका है ऑक्सीडेशन। यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में 2 बार हुई है, मतलब रिडक्शन भी हो चुका है, ऑक्सीडेशन भी हो चुका है। अच्छा, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन नहीं होगा, या रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नहीं, दोनों एक साथ होंगे तो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपली अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, द रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा होता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ चैप्टर की लास्ट 2 टर्म रह गई है हमारे पास, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। बेटा कोरोजन क्या होता है, जब कोई मेटल मॉइस्चर या एसिड से एक्सपोज होकर खराब हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आपका लोहा है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आपने देखा हो आपका लोहा है वो बहुत चमकता रहता है, बट सम टाइम बाद, मतलब थोड़े से लंबे प्रोसेस के बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, उसमें धीरे धीरे पानी लगकर, ऑक्सीजन लग के, यानी मॉइस्चर वाली एयर लग कर वो लोहा कमज़ोर हो जाता है, उस पर ब्राउनिश कलर आ जाता है, तो बोलते हैं जंग लग गया है लोहे में। ये क्या हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वही हमारा कोरोजन बताता है कि जब कोई मेटल एक्सपोज हो जाता है मॉइस्चर से, एसिड से, फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म विच वीकनेस द मेटल, जो उस मेटल को क्या कर देती है, वीक कर देती है। ठीक है, एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी अ कोरोड। ऐसे मेटल हमारे क्या कहलाते हैं, कोरोड मेटल, और इस प्रक्रिया को कहते हैं कोरोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में ब्राउन कलर आ जाता है, खराब हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, ये आयरन हमारा क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। किसकी वजह से, मॉइस्चर एयर की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा हो सिल्वर, घरों में जैसे चांदी की कोई चीज़ होती है, ज़्यादा टाइम तक रखे रहो तो थोड़े दिन बाद काली होने लग जाती है, तो सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आ जाती है ना, तो ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। या फिर कॉपर पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है, कॉपर के बाद उस पर देखो हरे कलर का कोटिंग आ जाता है। ये सारे क्या एग्जाम्पल है कोरोजन के। आप इसको बचा कैसे सकते हो, प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, या तो हम जैसे कि दरवाजों पे हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना, तो एक प्रिवेंशन का मेथड है पेंटिंग। आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। दूसरा क्या है, आप उसमें गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, आप उसमें जिंक की पतली सी लेयर लगा दोगे। जब जिंक की पतली सी लेयर लगा दोगे तो वो जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगा जिंक से, मतलब जिंक तक पहुंचेगा, और जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता ही नहीं है, तो आयरन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, या उस प्लेट तक पहुंच नहीं पाएगा। एक पतली सी कोटिंग कर दो, ठीक है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आप ऐसे प्रिवेंट कर सकते हो कोरोजन से। नाउ मैं बात करूं दूसरी टर्म हमारी रेंसिडिटी क्या होती है। ये तो सबके घरों में होता है और सबने देखा भी है कि कोई भी फैटी खाना या ऑयली खाना जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज़्यादा देर तक आ जाता है तो वह एक्सपोज हो जाता है। 1 दिन से 2 दिन रखा हुआ खाना खराब होने लग जाता है, उसमें बैड स्मेल आने लगती है, या फिर उसका टेस्ट बैड हो जाता है, या उसमें कलर भी बैड हो जाता है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। जब हमारा फैटी खाना है ना, ऑयली खाना जब क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन की वजह से खराब हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं रेंसिडिटी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे फंगस लग जाती है आपके खाने में, ठीक है, आप ब्रेड रख दो उसमें फंगस लग जाती है। अच्छा, इसको बचा कैसे सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आपकी मम्मी क्या करती हैं कि अगर आपका खाना खराब ना हो उसको फ्रिजरेटर में डालती हैं, तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में डाल सकते हो, ये पहला तरीका। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे कि आप चिप्स देखते हो, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, उनके पैकेट में गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। अब जहाँ पर नाइट्रोजन गैस की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आ पाता, और ऑक्सीजन जब उस चिप्स तक नहीं पहुँच पाता तो चिप्स खराब नहीं होती, तभी तो कुरकुरे टाइप में हो रहता है।
ठीक है। क्रंची इसीलिए रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस की मात्रा रहती है और वो ऑक्सीडाइज उसको होने नहीं देती। ये दूसरा तरीका। आप पहला क्या कर सकते हो, फ्रिजरेटर में खाना डाल दो, दूसरा नाइट्रोजन गैस भर दो, तीसरा आप क्या कर सकते हो, उसको गर्म कर लो, चौथा एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, जैसे अचार है वो खराब ना हो, मम्मी क्या करती है उसमें विनेगर डाल देती है, जिसे सिरका भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, विनेगर डाल देती है, जिससे क्या होता है वो खाना खराब नहीं होता, ठीक है, वो अचार हमारा खराब नहीं होता, पिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और एक बात और कि जैसे कभी तुम बिस्किट लाते हो, बिस्किट फाड़ लेते हो, थोड़ा सा खाने का मन नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, टाइट कंटेनर में बंद कर देते हैं जिसमें ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे आप रैंसिडिटी से किसी भी फूड को प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर का ये लास्ट पोर्शन था, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तो आपको और भी चीज़ें पता लगेगी। जब आप रीडिंग करते हो तो आपको एकदम बारीकी से सब चीज़ों के बारे में पता लगता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि आपको कितना भी पढ़ा दिया जाए बट आपको एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट करनी ही चाहिए, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो क्वेश्चन जिसके मैक्सिमम आने के चांसेस हैं वो सारी क्वेश्चंस मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में डालकर जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो।